हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4। देखिए, अभी तक के ऑप्टिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने जनरल रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, और वो भी रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन सरफेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ देखी थी। और ये हम लोगों ने देखा था कि प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट अगर होता है तो उससे किस तरह से इमेजेस बनती हैं, है ना। और सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन की सीखी थी पिछले लेक्चर में। और एक स्पेशल चीज़ हम लोगों ने सीखी थी कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने मूव करने लगे या मिरर मूव करने लगे तो किस तरह से उसकी इमेज मूव करती है, उसकी इमेज के मोशन में किस तरह से चेंजेस आते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्पेशली पिछले लेक्चर में सीखी थी। तो इस लेक्चर में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ और डिफरेंट चीज़ें, कुछ और डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर के बीच में आ जाए तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी और कहाँ कहाँ पर बनेंगी। वो दो प्लेन मिरर दो अलग अलग तरह से रखे हो सकते हैं। सपोज़ कि एक ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर्स के बीच में आ गया, तो अगर एक ऑब्जेक्ट दो पैरेलल मिरर्स के बीच में आ गया तो उसको हम लोग डिफरेंट तरह से डील करेंगे। और वहीं पर अगर एक ऑब्जेक्ट दो इंक्लाइंड मिरर के बीच में अगर रखा हो तो उससे किस तरह से इमेजेस बनती हैं, कहाँ कहाँ पर बनती हैं, इसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट अगर दो मिरर्स के बीच में हो तो कितनी इमेजेस बनेंगी और कहाँ कहाँ पर बनेंगी। ठीक है, तो पहला केस हम लोग हैंडल करते हैं। केस नंबर 1 वो ये कि अगर मिरर्स पैरेलल हैं और एक ऑब्जेक्ट उन पैरेलल मिरर्स के बीच में है तो किस तरह से इमेजेस बनेंगी। जैसे कि ये देखिए, दो पैरेलल मिरर्स के बीच में इस तरह से मिरर्स हैं एक दूसरे को फेस करती हुई, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। ठीक है, अब इनमें कुछ डिस्टेंसेस गिवन होंगी, जो जो चीज़ें दी होनी चाहिए। जैसे कि ये d डिस्टेंस दे रखा है, जैसे कि ये डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर इमेजेस बनेंगी, कितनी इमेजेस बनेंगी। सबसे पहले तो हम लोग ये सीख लेते हैं। देखिए, कितनी इमेजेस बनेंगी इसको तो आप इस तरह से देख सकते हो। देखो, जब भी लाइट रेज़ किसी एक मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, सही है, तो यही लाइट रेज़ दूसरे मिरर पर इंसिडेंट होंगी, और जब दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो पहले मिरर पर इंसिडेंट होंगी, फिर से पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी तो दूसरे मिरर पर इंसिडेंट होंगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। सही है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, और हर रिफ्लेक्शन में एक इमेज बनती है। यानी कि यहाँ पर अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। सही है, तो ये है ना। तो इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज मल्टीपल टाइम्स इन दोनों मिरर्स के बीच में एक तरह से ट्रैप हो जाएंगी, फंस कर रह जाएंगी, और बार बार मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन दोनों के बीच में होता रहेगा इन लाइट रेज का। और जितनी बार रिफ्लेक्शंस उतनी बार इमेजेस, यानी कि आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट, यानी कि जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। क्यों इनफाइनाइट बनेंगी, ये बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक के बाद एक के बाद एक मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरी तरह से लाइट रेज मिरर से बाहर चली जाएं। पूरी तरह से लाइट रेज कभी भी मिरर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। ठीक है, तो ये लाइट रेज इन दोनों पैरेलल मिरर्स के बीच में एक तरह से फंस कर रह जा रही हैं। ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स इससे टकराती जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होती जा रही हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। अच्छा, भाई इनफाइनाइट इमेजेस तो बनेंगी, लेकिन कहाँ पर बनेंगी, अब ज़रा इसको सीख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो केस थोड़ा सा सिंपल है। कैसे सिंपल है? प्लेन मिरर की बहुत सिंपल चीज़ होती है, प्रॉपर्टी होती है कि जितना सामने ऑब्जेक्ट रखा होता है उतने पीछे इमेज बनती है। सही है, तो एक प्लेन मिरर के सामने जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पीछे इसकी इमेज बनती है। ये बात हम लोग पहले से जानते हैं। चलिए देखिए, इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सोचिए, ये ऑब्जेक्ट अगर इस प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है तो जितना सामने ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, क्या उतना ही सामने उतना ही पीछे इसकी इमेज बनेगी? बिल्कुल इमेज बनेगी। अच्छा भाई,
अब ये इमेज को कहा जाता है कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ये इमेज। तो सोचिए, ये स्टेटमेंट आपको पहले आपको बताया था कि कब किसी की बनाई गई इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन सकती है। कुछ याद आ रहा है? पहले लेक्चर में शायद ये बात हुई थी, ठीक है, कि एक इंस्ट्रूमेंट की बनाई गई इमेज को हम लोग कब बोलते हैं कि ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रही है। कब बोलते हैं? जी हाँ, तब बोलते हैं जब एक मिरर से, एक इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई लाइट रे, यानी कि आउटपुट वाली लाइट रेज किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई की जाती हैं, इंसिडेंट होती हैं। यानी एक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली लाइट रे जब दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर इंसिडेंट होंगी, तभी हम लोग ये बोलते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट की बनाई गई इमेज दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रही है। तो यहाँ पर तो ये साफ साफ दिख रहा है। देखिए, ये लाइट रेज इसको सप्लाई करी गई, तो ये पॉइंट तो इस मिरर का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज होंगी, ये देखिए, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या बनाएंगी? इस इंस्ट्रूमेंट का यानी इस मिरर के लिए इमेज कहाँ पर बनाएंगी? ये यहाँ पर बनाएंगी। अब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वही तो इस पर इंसिडेंट हो रही हैं, यानी कि इसका जो आउटपुट है वही तो इसके लिए इनपुट है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट की बनाई गई इमेज क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेंगी? बिल्कुल बिहेव करेंगे। अच्छा भाई, इस मिरर को कहाँ पर लगेगा ऑब्जेक्ट? ये लाइट रेज जिस पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई आ रही हैं, इस मिरर को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ रखा है, यानी ये पॉइंट इस मिरर के लिए अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करने लगेगा। तो फिर से ये भी तो है प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनाता है? जितना सामने ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जितनी भी होगी, ये पूरी डिस्टेंस उतना पीछे इसकी इमेज बन जाएगी। ये देखिए भाई, ये यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। ये इमेज किसकी बनाई गई इमेज है? ये इस वाले मिरर की बनाई गई इमेज है। आप सोचिए, इस वाले मिरर की बनाई गई इमेज क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए, फिर से आप देख पा रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का यानी इस मिरर की जो आउटपुट रेज हैं, ये देखिए, वही तो इस मिरर को सप्लाई हो रही हैं। ये देखिए, तो इस मिरर पर इंसिडेंट होने वाली लाइट रेज इस मिरर से रिफ्लेक्ट हुई हैं, यानी इस मिरर का आउटपुट इस मिरर का इनपुट है, यानी इस मिरर की बनाई गई इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। तो अब इस मिरर के लिए वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो भी होगी, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली अभी काउंट करेंगे, उतनी ही दूर पीछे ये इसकी इमेज बना देगा। यानी कि फिर से I3 थर्ड नंबर की इमेज बन जाएगी। कितना बनेगी उसको अभी हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो फिर से अब इसकी आउटपुट रेज उस पर इंसिडेंट होंगी, उसकी आउटपुट रेज इस पर इंसिडेंट होंगी, और ये मल्टीपल प्रोसेस चलता रहेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। अच्छा, आप कह रहे होगे, आप सोच रहे होगे, ये तो लाइट रेज उधर से निकल जाएंगी, ये लाइट रे इधर से निकल गई, तो कैसे पड़ेंगी? तो ये तो हम लोगों ने दूर दूर वाली लाइट रेज ले लिया, जिससे ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये लाइट रे तो निकल जा रही हैं, तो ये इस मिरर पर तो इंसिडेंट नहीं हो पा रही। ज़रा और पास वाली लाइट रे को लेकर देख लीजिए। ये देखिए, ये दो प्लेन मिरर और ये ऑब्जेक्ट, ये देखिए लाइट रे गई, ये इससे निकली, ये इससे वापस हुई, ये इस पर पड़ी, ये इस पे वापस हुई, इस पे पड़ी। ये देखिए, ये क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता जा रहा है? बिल्कुल होता जा रहा है। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो, वो हम लोगों ने समझने के लिए थोड़ा दूर दूर वाली लाइट रेज ले ली थी, वरना तो पूरी लाइट बीम इस पर पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई, तो ये तो समझ में आया कि कितनी इमेजेस बनेंगी और कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होंगी। अब ज़रा कुछ बातें और सीख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, जब भी एक ऑब्जेक्ट की बनाई गई इमेज दूसरे के लिए जब ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो दूसरा वाला मिरर उस इमेज की फर्दर इमेज बना दे रहा है। क्या इन दोनों इमेजेस में कुछ बेसिक डिफरेंस होगा? जी हाँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। वो ये होगा कि जो अगली इमेज है वो पिछली इमेज से कम ब्राइट होगी। हर अगली इमेज पिछली इमेज से कम ब्राइट होगी। क्यों कम ब्राइट होगी? ज़रा इसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, इसको ज़रा समझिए, ये प्लेन मिरर है, इसका जो भी एरिया होगा, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, तो हमने एक बार बोला था कि इस मिरर का हर एक कोना रिफ्लेक्शन में रोल प्ले करता है और लाइट रे उससे रिफ्लेक्ट होती हैं और रिफ्लेक्ट होके फिर सभी डायरेक्शन में इस तरह से जाती हैं। ये देखिए, तो ज़रा सोचिए, इससे जितनी लाइट बीम रिफ्लेक्ट हुई, क्या वो पूरी की पूरी लाइट बीम इस मिरर पे पड़ पाएगी?
नहीं पढ़ पाएगी। देखो कुछ तो ऊपर से निकल गई, ये देखो कुछ ही पड़ेगी, कुछ पड़ेगी, कुछ देखो नीचे से निकल गई। तो इतनी लाइट वेस्ट हो गई, इतनी लाइट वेस्ट हो गई, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेस का कुछ ही पोर्शन, कुछ ही परसेंट अब इस पे पड़ेगा, और जब इस पे पड़ेगा तो इससे रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे भी जितनी भी लाइट बीम पूरी रिफ्लेक्ट हुई है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेस इस पर नहीं इंसिडेंट होंगी, कुछ इधर से निकल जाएंगी, कुछ इधर से निकल जाएंगी। बात क्लियर है? यानी कि पहली इमेज जितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी से बनी होगी, दूसरी इमेज कम लाइट एनर्जी से बनी होगी, और तीसरी इमेज उससे भी कम लाइट एनर्जी से बनी होगी, चौथी इमेज और कम लाइट से बनी होगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हर अगली इमेज की इंटेंसिटी, ब्राइटनेस कम होती चली जाती है। यानी कि अगर आप खुद इन इमेजेस को देख रहे होगे तो हो सकता है कि 5वीं, 6वीं या 10वीं इमेज को आप देख ही ना पाएँ, ठीक है, क्योंकि वो इतनी कम ब्राइट होगी, क्लियर नहीं होगी बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़, बहुत दूर होती जाएगी, तो बहुत दूर वाली जो इमेज होंगी वो विजिबल हो सकता है कि ना हो आपको, ठीक है, ड्यू टू ब्राइटनेस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ब्राइटनेस हर अगली इमेज की पिछले वाले से कम होती चली जाएगी, ये भी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि अभी आपसे बोला कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर्स के बीच में आ जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं? इनफाइनाइट, ठीक है। क्या नंबर ऑफ इमेजेस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा अगर इन मिरर्स का साइज़ कुछ और छोटा कर दिया जाए? बताइए, क्या अभी भी इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी? बहुत छोटा कर दिया जाए अगर इन दोनों मिरर्स के साइज़ को, क्या अभी भी इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी? हाँ, देखिए इनफाइनाइट इमेजेस बनने की वजह मैंने आपको क्या बताई थी? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, लाइट रे दोनों मिरर्स के बीच में ट्रैप हो जाती है और बार बार एक से निकलेगी दूसरे पर, दूसरे से निकलेगी पहले पर, पहले से दूसरे पर, दूसरे से पहले पर, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें तो साफ दिख रहा है कि लाइट रे इस पर आएगी, इससे उस पर जाएगी, उससे इस पर आएगी, इससे इस पर जाएगी। लेकिन अगर मिरर कुछ स्मॉल साइज़ का भी है लेकिन एक दूसरे को फेस करता हुआ है और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, तो अभी भी इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। देखिए अभी भी लाइट रेज दोनों के बीच में फंस कर रह जाएंगी। हाँ, इसमें अभी भी वो चीज़ अप्लाई होगी कि हर अगली इमेज पिछले इमेज से कम ब्राइट होगी, डल होगी, सही, अभी भी वो चीज़ अप्लाई होगी, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होंगी। इस केस में भी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होंगी, लेकिन शर्त ये है कि दोनों मिरर एक दूसरे के सामने हों और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो, ठीक है। थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। अभी देखते हैं उन केसेस को भी अभी हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो शर्त यह है इनफाइनाइट इमेजेस बनने की कि दोनों मिरर एक दूसरे को फेस करते हुए हों, बिल्कुल सामने, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल सामने हो, और एक ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा हो। अब बीच में थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिरर में कॉमन हो, ठीक है। तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी चाहे जितने छोटे साइज़ का मिरर हो, अभी भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे। ये देखिए भाई, ये आप देख पा रहे हैं। तो अभी भी नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है। चलिए भाई, अब देखिए कब इनफाइनाइट नहीं बनेंगी, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। सोचिए भाई, अगर कुछ ऐसा केस होता, कैसा केस? देखिए एक दो वेरिएशन देख लेते हैं, फिर उस तरह से आप सोच भी सकते हो और आगे के वेरिएशन भी। जैसे आप खुद ही सोचिए कि एक प्लेन मिरर तो ऐसा है और एक प्लेन मिरर सपोज़ ऐसा है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये थोड़ा ऐसे है, ठीक है। अभी भी देखिए दो प्लेन मिरर एक दूसरे को फेस करते हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अब ज़रा आप सोच के देखिए, क्या अभी भी इनफाइनाइट इमेजेस बननी चाहिए? देखिए इनफाइनाइट इमेजेस, फिर से सोचिए, इनफाइनाइट इमेजेस बनने की शर्त क्या होती है? एक मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टेड रेज दूसरे मिरर पर जब इंसिडेंट होती हैं
तो हम कहते हैं कि दूसरे मिरर के लिए पहले मिरर की बनाई गई इमेज ऑब्जेक्ट है। फिर जब दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो पहले मिरर पर इंसिडेंट होती हैं, तो वो पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है, फिर पहले से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे पर इंसिडेंट होगी। तो अगर इस तरह का प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यू, तो कहा जा सकता है कि इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इस सिचुएशन में ये प्रोसेस चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। देखिए, आप खुद ही देखिए, इस ऑब्जेक्ट से जो सबसे करीब वाली भी लाइट रे है, बताइए, वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर निकल गई। क्या कभी भी ये लाइट रे इस पे इंसिडेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। बाकी की लाइट रे तो और दूर से निकल जाएंगी। ये देखिए, तो कभी भी इस पूरे मिरर पर जो इससे लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो इस वाले मिरर पर इंसिडेंट नहीं हो पाएगी। यानी इस मिरर की बनाई गई इमेज, ये तो नो डाउट इसके जस्ट सामने बनेगी। अगर ये मिरर M1 है तो मिरर M1 की बनाई गई इमेज एग्जैक्टली बैक साइड बनेगी। जितना सामने ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली, उतना बैक साइड परपेंडिकुलरली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये इमेज भले ही इस मिरर के सामने हो, लेकिन ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव नहीं करेगी। इस बात को, इस मिसकंसेप्शन को आप निकाल दीजिए कि अगर किसी मिरर के सामने कोई इमेज आ गई तो वो इमेज उस दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाती है। नहीं भाई, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं होता। ऑब्जेक्ट बनने की शर्त होती है कि अगर इस मिरर की रिफ्लेक्टेड रेज़ उस मिरर पर इंसिडेंट हों, तभी इस मिरर की बनाई गई इमेज उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। बात क्लियर? ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए भाई, तो ये बात समझ में आई कि इस मिरर की बनाई गई इमेज यानी I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन रही है, तो सिर्फ एक इमेज बनेगी इस मिरर से, इसकी एक इमेज। अच्छा भाई, एक इमेज यहाँ से बन सकती, क्या इसकी बनाई गई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे पास वाली लाइट रे भी रिफ्लेक्शन के बाद देखो इधर से निकल जाएगी। बाकी की लाइट रे तो और दूर से निकलेगी, बाकी की लाइट रे तो और दूर से निकलेगी। यानी कभी भी इसकी बनाई गई इमेज, तो अभी भी इमेज नो डाउट जितना परपेंडिकुलरली सामने ऑब्जेक्ट है उतना पीछे बनेगी इमेज। अगर ये मिरर M2 है तो परपेंडिकुलरली उतनी डिस्टेंस पीछे बनेगी। लेकिन ये जो I2 जो इसने बनाया, वो अब इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन रही है। सही है? तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इस केस में नहीं हो रहे हैं, तो मल्टीपल इमेजेस यानी इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बनेंगी, बल्कि सिर्फ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी? ओनली 2। एक मिरर इससे और एक इस मिरर से इमेज सेपरेट सिर्फ 2 इमेज बनेंगी। ठीक है? तो अगर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी, भले ही एक ऑब्जेक्ट 2 मिरर पैरेलल मिरर के बीच में हो, 2 है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इनफाइनाइट इमेजेस बने। 2 इमेज भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती हैं किसी किसी केस में। देखिए ज़रा देखते हैं और डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है? तो इसमें नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनेंगी? नंबर ऑफ़ इमेजेस ओनली 2। ठीक है? चलिए भाई, एक और केस देखते हैं इसके बाद। देखिए, सपोज सिचुएशन इस बार कुछ ऐसी है कि एक प्लेन मिरर तो यहाँ पर है और इसके एंड के जस्ट सामने एक और प्लेन मिरर है, लेकिन इस बार एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, कहीं पर भी ऊपर नीचे कहीं पर हो सकता है। ठीक है? अब ज़रा सोचिए, अब ऐसी सिचुएशन में कितनी इमेजेस बनेंगी? फिर से देखिए, इनफाइनाइट बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफाइनाइट के लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने ज़रूरी होते हैं। तो देख लेते हैं इस बार कितनी इमेजेस बनेंगी। इस मिरर को नाम दे देते हैं M1 और इस मिरर को नाम दे दीजिए M2। अब ज़रा देखिए, क्या इस मिरर से अगर हम लोग रिफ्लेक्शन कराना शुरू करें तो क्या इस मिरर से निकलने वाली लाइट रे कभी इस मिरर पर इंसिडेंट होने के चांस हैं? देखिए भाई, इस बार तो ज़रूर से चांस है। देखो, इस बार तो गिर सकती है। भाई देखो, यहाँ वाली लाइट रे अगर हम देखें तो ये तो हमें गिरती हुई दिख रही है कि यहाँ पर आ सकती है कि नहीं? यानी इस मिरर की जो आउटपुट है वो इस मिरर की इनपुट है। इस मिरर से निकलने वाली लाइट रेज इस मिरर को जा रही हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या स्टेटमेंट देते हैं? हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस मिरर की बनाई गई इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी। सही है? अच्छा भाई, ये इमेज बनेगी कहाँ पर? वही पुराना मेथड, जितना परपेंडिकुलरली सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना परपेंडिकुलरली बैक साइड इमेज बनेगी। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये देखिए भाई,
तो जितना सामने अब ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज, कितना पीछे, फिर से देखिए भाई इमेज, अरे भाई ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना सामने है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी सामने है। तो जितना सामने ये इमेज होगी, इस इमेज की इमेज उतना परपेंडिकुलरली बैक साइड होगी। यानी कि अगर ये डिस्टेंस को अगर हम d कह दें तो ये इमेज कहाँ पर बनेगी, d + t I2, ठीक है। ये I2 किसकी बनाई गई इमेज है, इसकी बनाई गई इमेज। अब क्या इसकी बनाई गई इमेज दैट इज़ I2 क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट की जैसा बिहेव कर सकती है? अब बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि जब लाइट रे इस पे गिरेगी और जब इससे रिफ्लेक्ट होगी तो कभी भी इस तक पहुंचने के चांस नहीं हैं। चाहे वो जितनी भी करीब वाली आप लाइट रे को ले लो, ये वाली भी ले लीजिए तो भी निकल गई दूर से। सबसे पास वाली लाइट रे को भी ले लिया जाए तो वो भी दूर से निकल गई। यानी कि इस सिचुएशन में अब इसकी बनाई गई इमेज यानी कि वो इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। ठीक है भाई, शर्त होती है, आपको बताया, किसी की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट तभी बनती है जब एक से निकलने वाली लाइट रेज दूसरे पर इंसिडेंट हो। बात क्लियर है? तो फिर अब इस इमेज की फर्दर इमेज नहीं बनेगी। ओके, चलिए भाई, तो दो इमेज तो इस तरह से बन गई। अभी एक इमेज और बन सकती है, कैसे? ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के डायरेक्टली सामने भी तो है, ये देखिए d - d, इस मिरर से डायरेक्टली भी तो सामने ये ऑब्जेक्ट है। तो जितना डायरेक्टली सामने ये ऑब्जेक्ट है उतना डायरेक्टली पीछे इसकी एक और इमेज बनेगी। ये देखिए, ये हो गया I3 और ये कितनी दूरी पर बनेगी, d - d, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वाली इमेज है। तो ये मिरर से जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा, इस मिरर से उतना पीछे इमेज बनेगी। अब क्या इसकी बनाई गई इमेज क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी? देखिए भाई, अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। बिल्कुल पास वाली भी लाइट रे को अगर आप लें तो ये भी निकल जाएगी इधर से, सही है। तो सबसे पास वाली लाइट रे भी इस तक पहुंचने के चांस नहीं हैं। यानी कि ये मिरर की बनाई गई इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव नहीं करेगी। तो टोटल कितनी इमेजेस हो गई इस केस में? ओनली 3। तो नंबर ऑफ इमेजेस इस बार हैं 3। तो आपको एक आइडिया लग रहा है। देखिए, ऐसी सब सिचुएशन में जिसमें कि थोड़ा सा केस में थोड़ा चेंज हो का मतलब कि अगर दोनों मिरर्स एक दूसरे को फेस करते हुए बिल्कुल आमने सामने ना हो और ऑब्जेक्ट बीच में ना हो, थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन हो, तो ऐसे में ज्योमेट्री का भी रोल होता है, ठीक है। और ज्योमेट्री की हेल्प से आप बता सकते हो कि भाई एक मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज क्या दूसरे मिरर पर इंसिडेंट हो पा रही हैं कि नहीं, ठीक है। जिससे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का आप आइडिया लगा सको, जिससे कि मल्टीपल इमेजेस का आप आइडिया लगा सको। तो ज्योमेट्री का भी यहाँ पर आप रोल देख पा रहे होगे, ठीक है। तो इस तरह से इस केस में 3 इमेज बन रही, पिछले वाले में देखिए 2 बन रही थी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए एक ही एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा और अच्छा ज्योमेट्री का एप्लीकेशन है। कैसे, ज़रा देखिए। कहा जा रहा है कि एक मिरर ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये M1 मिरर है इतना बड़ा, और ये M2 मिरर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 10 सेंटीमीटर सामने रखा हुआ है और यहाँ से इस मिरर के एंड से इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दूसरा मिरर है, और इन दोनों मिरर्स के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर। तो इस बार पूछा जा रहा है कितनी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा ज्योमेट्री पर बेस्ड है, हमें इसमें ज्योमेट्री थोड़ा सही से यूज़ करना होगा। देखिए फिर से प्रॉब्लम ये है कि बस ये देखना है कि भाई क्या एक मिरर से निकलने वाली लाइट रेज यानी रिफ्लेक्टेड रेज क्या दूसरे मिरर पर इंसिडेंट होने के चांस हैं, ये हमें चेक करना है। क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के चांस हैं, ये हमें चेक करना है। देखिए भाई, तो पहली बात तो ये देख लेते हैं कि भाई इसकी बनाई गई इमेज तो ये यहाँ पर बनेगी, नो डाउट। तो जितना परपेंडिकुलरली सामने ऑब्जेक्ट उतनी परपेंडिकुलरली पीछे इमेज। लेकिन क्या ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकती है या नहीं? देखिए, ये मिरर इस मिरर से थोड़ा नीचे है, तो आप ये देख लीजिए कि क्या जो सबसे पास वाली लाइट रेज हैं, क्या इस तक कोई लाइट रे पहुंच भी सकती है?
तो ज़रा सबसे दूर वाली लाइट रेस का आइडिया लो। सबसे दूर वाली लाइट रे, देखिए अगर हम लोग सबसे दूर वाली लाइट रे देखें तो ये लाइट रे क्या सबसे बड़े एंगल पर इंसिडेंट हो रही है? क्या सबसे दूर वाली लाइट रे क्या इस तक पहुंच सकती है? ठीक है, तो सबसे दूर वाली लाइट रेज क्या इस तक पहुंच सकती हैं? ज़रा इसको चेक किया जाए। बताइए भाई ये वाला एंगल क्या होगा? इसको ज्योमेट्री से देखिए, देखो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू 10/10 यानी थीटा आ गया 45 डिग्री। अब सोचिए 45 डिग्री पर अगर इंसिडेंट होगी तो 45 पर जाएगी सबसे दूर। अरे भाई ये वाला एंगल भी तो 45 होगा, सही है। अच्छा भाई, तो सबसे दूर वाली लाइट रे है 45 पर, ठीक। अब ज़रा देखिए क्या इस पर कोई लाइट रे आ भी सकती है? इस पर लाइट रे आने के लिए होना क्या चाहिए? सबसे पास वाली लाइट रे, सबसे पास वाली लाइट रे के लिए ज़रा एंगल देख लीजिए बीटा, ठीक है। बीटा एंगल हम लोग चेक कर रहे हैं कि बीटा एंगल क्या है। वैसे तो थीटा पर आ रही है तो थीटा पे जाएगी, लेकिन ज़रा इस एंगल को चेक कर लीजिए, ये एंगल आता क्या है। तो tan बीटा को अगर हम लोग चेक करें तो tan बीटा आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/3, और 1/3 का मतलब ये एंगल तो 45 से कम है। तो अगर 45 से कम है तो फिर 45 वाली लाइट रे तो पहुंची जाएगी यहाँ पर। बात क्लियर है? अगर ये एंगल 45 से भी ज़्यादा होता तो हम कहते हैं कि जो सबसे दूर वाली लाइट रे है वो भी नहीं पहुंच पाएगी, तो पास वाली लाइट रे तो और ऊपर से निकल जाएगी। ये चीज़ बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है, कि जो सबसे दूर सबसे एंड वाली जो लाइट रे है जो थीटा के एंगल पर आ रही है और थीटा है 45, और इस पर सबसे पास वाली लाइट रे बताइए किस एंगल पर आती है? तो सबसे पास वाली लाइट रे आती है ये एंगल, यानी कि जो बीटा है वो 45 से काफ़ी छोटा है, यानी कि ये वाली लाइट रे ईज़िली इस पर पहुंच जाएगी। ये 45 वाली लाइट रे तो पहुंच ही जाएगी, है ना। तो और पास वाली भी पहुंच जाएगी, ये वाली भी पहुंच जाएगी। तो इससे हमें ये पता चला इन दो डेटा से कि भाई इसकी बनाई गई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो कर सकती है तो फिर जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतना पीछे एक और इमेज बन जाएगी। इमेज की इमेज बताइए कितना सामने ऑब्जेक्ट हो गया? ये 10 हो गया। 10 10 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर दूर एक I2 बन जाएगा। ये किसने बनाया? ये इस वाले मिरर ने बनाया इमेज की इमेज। अब क्या वो इमेज इसके लिए फर्दर ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। बताइए सबसे पास वाली जो लाइट रे होगी वो भी इधर से निकल जाएगी, तो इस पर तो अब कभी गिरने के चांस नहीं हैं, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा इसकी बनाई गई डायरेक्ट वाली इमेज क्या उसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकती है? डायरेक्ट वाली इमेज को ज़रा देख लीजिए। डायरेक्टली ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितना आगे है? 20, तो 20 पर बनेगी I3 20 पर, और इसकी बनाई गई जो इमेज होगी यानी कि ये वाली लाइट रे, अरे भाई ये वाली लाइट रे तो ये और दूर से निकल जाएगी। जो डायरेक्ट इमेज बनेगी वो भी कभी इस पर इंसिडेंट होने के चांस नहीं हैं, ठीक है। तो इस बार भी टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बन रही हैं? 3। लेकिन ज़रा देखिए एक अगर हम लोग वेरिएशन कर लें तो अब ज़रा देखिएगा जो 3 इमेज अभी बन रही हैं वो और रिड्यूस हो जाएंगी। कैसे? अगर सोचिए यही डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ना होकर ये अगर होती 30√3, अगर सपोज़ ये होती 30√3, अब ज़रा सोचिए क्या इससे आने वाली लाइट रे क्या उस तक अब पहुंच पाती? देखिए भाई थोड़ा चेंज देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ज़रा समझ लें क्या कभी भी इससे रिफ्लेक्टेड रेस के इस पर पहुंचने के चांस हैं? देखिए ज़रा हम लोग इस एंगल के बारे में जानने की कोशिश करें। ये एंगल अब क्या होगा? बीटा। देखिए भाई जो न्यू बीटा है tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 30√3 अपॉन बेस यानी 30, तो ये हो गया √3, तो बीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। 60 डिग्री, अरे सबसे बड़ा एंगल लाइट रे कितना बना पा रही है? इसके एंड पर जब गिर रही है तो सबसे बड़ा एंगल बन रहा है 45। तो हमें पता है I इक्वल टू R होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे बड़े वाले एंगल वाली लाइट रे कौन सी वाली होगी? 45। और अगर 45 एंगल वाली लाइट रे हुई तो फिर ये इधर से निकल जाएगी। अरे निकलेगी कि नहीं?
क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने वाला एंगल तो 60 डिग्री है, तो 45 वाली लाइट रे तो ऊपर से निकल जाएगी, और ये 45 वाली लाइट रे सबसे बड़े एंगल वाली लाइट रे है। इससे बड़े एंगल वाली लाइट रे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम सबसे एंड पर रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। पॉइंट की बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो सबसे बड़े एंगल वाली लाइट रे भी ऊपर से निकल जाएगी, तो और वाले एंगल वाली तो और ऊपर से निकल जाएगी। तो अगर ये डिस्टेंस होती 30√3, तो अब इस इमेज की फर्दर इमेज ना बनती, ये वाली इमेज अब ना बनती। अब टोटल कितनी इमेजेस बनती? 2 इमेजेस। तो ये आपको बताने की कोशिश करी कि किस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस इन मिरर्स और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड कर रही हैं, किस तरह से ये ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही हैं। तो इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? तो नंबर ऑफ इमेजेस किस तरह से ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही हैं, ये आपको बताने की कोशिश करी, तो आपको समझ में आया होगा। पिछले वाले केस में जबकि 3 बन रही थी, थोड़ा वेरिएशन किया जाए तो अब सिर्फ 2 बन रही हैं। वजह क्या है कि इससे रिफ्लेक्टेड रेज के अब इस पर पड़ने के चांस नहीं हैं, यानी इसकी बनाई गई इमेज कभी भी इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी, तो फर्दर उसका रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट चीज़ से देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 2 प्लेन मिरर्स के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट आता है तो कितनी इमेजेस बनती हैं, ये हम लोगों ने जानने की कोशिश करी। अब ज़रा कुछ ये देख लेते हैं कि वो जो इमेजेस हैं वो किस किस पोजीशन पर होंगी। जैसे मल्टीपल अगर इमेजेस बनती हैं तो वो किस किस लोकेशन पर होंगी। जैसे ऐसे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए 5वें नंबर की इमेज कहाँ पर होगी, 10वें रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, कभी कभी 100वें रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, कितनी दूरी पर बनेगी। इस टाइप की चीज़ ज़रा देख लेते हैं। देखिए भाई, जैसे कहा जा रहा है कि एक प्लेन मिरर है, 2 प्लेन मिरर्स हैं और एक दूसरे की तरफ एग्जैक्टली फेस करते हुए हैं, और इनके बीचों बीच में या बीच में कहीं पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये दूरी हम लोग ले लेते हैं कुछ 5 सेंटीमीटर, और ये दूरी ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मिरर को नाम दे दें M1 और इस मिरर को नाम दे दीजिए M2। पूछा जाए 5th इमेज की पोजीशन बताइए, 10th इमेज की पोजीशन बताइए, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि 5th रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, कहाँ पर बनेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि पहला रिफ्लेक्शन किससे काउंट कर रहे हो आप। अगर आपने पहला रिफ्लेक्शन इससे लिया तो फिर दूसरा इससे होगा, फिर तीसरा इससे होगा, फिर चौथा इससे होगा, फिर 5वां इससे होगा, तो 5वीं इमेज फिर इस साइड कहीं बनेगी। और अगर पहला रिफ्लेक्शन इससे आप ले रहे हो तो पहला रिफ्लेक्शन इससे ले लिया, फिर दूसरा इससे होगा, तीसरा इससे होगा, चौथा इससे होगा, 5वां इससे होगा, तो 5वीं इमेज कहीं उधर बनेगी। ठीक है, तो दोनों आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको ये ना दिया जाए कि पहला रिफ्लेक्शन किससे, तो क्वेश्चन को थोड़ा प्रिसाइज बनाने के लिए ज़रूर से ये दिया जाता है कि पहला रिफ्लेक्शन किस मिरर से लिया जाए। तो मान लेते हैं कि पहला रिफ्लेक्शन अगर आप इस मिरर से लेते हो तो 5वें रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इसको हमें काउंट करना है। चलिए भाई देखते हैं किस तरह से इसको काउंट किया जाए। बताइए, पहला रिफ्लेक्शन, इफ़ फर्स्ट reflection is on M1, then find position of image formed after 5th reflection या 5 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो देखिए हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। बताइए, पहला रिफ्लेक्शन इससे लेना है तो हमें पता है ये प्लेन मिरर है, तो पहली इमेज बन जाएगी कहाँ पर, 5 सेंटीमीटर बैक साइड। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगी, क्योंकि एग्जैक्टली सामने ये है, तो इससे रिफ्लेक्टेड रेज तो उस पर गिरना ही है। अब बताइए ये इमेज उससे कितनी दूरी पर है, 10 + 5 + 5, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी हो गई, तो यहाँ से इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई 15 + 5 यानी 20। तो सेकंड नंबर की जो इमेज होगी वो 20 सेंटीमीटर पर बनेगी। अब इस इमेज को इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट बनना है मिरर के लिए,
तो अब इस इमेज की इस मिरर से टोटल दूरी कितनी हो गई 20 + 15 दैट इज़ 35। तो यहाँ से 35 दूरी थर्ड इमेज बनेगी 35 सेंटीमीटर पर। अब इस इमेज को उसके लिए ऑब्जेक्ट बनना है, तो इस मिरर से अब इस इमेज की दूरी कितनी होगी 35 + 15, तो ये हो गया टोटल 50। तो फोर्थ इमेज बनेगी 50 पर। अब उस इमेज को फिर से इसके लिए ऑब्जेक्ट बनना है, तो 50 + 15, तो जो फिफ्थ इमेज होगी ये बनेगी 65 सेंटीमीटर पर। तो इस तरह से आप कोई सी वाली भी इमेज के बारे में अगर पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हो। इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन करवा कर आप किसी भी इमेज की पोजीशन आप बता सकते हो। लेकिन देखिए, अगर ये चौथी इमेज की बात हो रही है, पांचवी इमेज की बात हो रही है, चलिए 10वीं इमेज तक की बात हो रही है, तो हम लोग इस प्रोसेस से काम कर सकते हैं। लेकिन पूछा जाए 50वीं इमेज कहाँ बनेगी, 100वीं इमेज कहाँ बनेगी, तो क्या इस प्रोसेस से काम करना चाहिए? नहीं भाई, अगर आप इस प्रोसेस से काम करेंगे तो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा और इसमें गलती होने के भी चांस होंगे। अगर बीच में एक भी कैलकुलेशन आपकी गलत हो गई तो फिर आगे की सारी कैलकुलेशन गलत होती जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग ज़्यादा वाली इमेज के बारे में कैलकुलेट नहीं करेंगे। चौथी इमेज, पांचवी इमेज, छठी इमेज ये तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वाली जो इमेज है 20वीं इमेज, 40वीं इमेज, 50वीं इमेज, इसके लिए हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। तो फिर क्या काम करेंगे? तो फिर हम लोग एक इसमें फार्मूला डेराइव कर लेते हैं। फार्मूला भी इस केस में डेराइव किया जा सकता है और उस फार्मूले से काम इजी हो जाएगा जब बाद वाली बहुत इमेज के बारे में पूछा जाए। देखिए भाई, फार्मूले का पैटर्न क्या होगा? देखिए भाई, क्योंकि ये प्लेन मिरर है तो फार्मूला डेरिवेशन बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली आप उसको डेराइव कर सकते हो। देखिए कैसे। देखिए, पहली इमेज के बारे में अगर पूछा जा रहा था तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से 5 सेंटीमीटर सामने है, तो जितना सामने ऑब्जेक्ट है उतनी पीछे इमेज बनेगी, यानी कि 5। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी, तो हमने 5 में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ऐड कर दिया, यानी 15 को 5 में ऐड कर दिया, तो आगे 20, तो 20 पर इमेज बनेगी दूसरी। अब ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी, तो 20 में फिर से हमने इन दोनों मिरर्स के बीच का गैप ऐड कर दिया, तो अब अगली इमेज हो गई 20 + 15 यानी 35। 35 में फिर से 15 ऐड किया, वो 50 में फिर से 15 ऐड किया, तो 65। यानी बार बार हम लोग दोनों मिरर्स के बीच का गैप ऐड करवा कर अगली इमेज के बारे में पता लगवा रहे हैं। पहली इमेज तो डायरेक्ट बन गई 5 पर, दूसरी इमेज में हमने एक बार दोनों मिरर के बीच का गैप ऐड किया, तीसरी इमेज में हमने 2 बार दोनों मिरर्स के बीच का गैप ऐड किया। देखो 5 में हमने 2 बार 15 ऐड किया, तभी तो 35 आया होगा। चौथे नंबर की इमेज के लिए हमने 5 में 3 बार 15 ऐड किया, तो 5 + 3 × 15 यानी 45 + 5 50 आया होगा। और पाँचवें नंबर की इमेज के लिए हमने 5 में 4 बार 15 ऐड किया, तो 65 आया। तो क्या एक जनरल फार्मूले तक आप पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल पहुंच पा रहे होंगे। देखिए भाई, अगर एक जनरल फार्मूले की हम लोग बात करें तो जनरल फार्मूला कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे 2 मिरर्स हैं और इन दोनों मिरर्स के बीच का गैप है D। पहला रिफ्लेक्शन जिस मिरर से लेना है उस मिरर से ये दूरी है d, जिससे पहला रिफ्लेक्शन लेना है उससे दूरी है d। तो पूछा जाए 5th नंबर की इमेज कहाँ बनेगी, तो बताइए 5th नंबर की इमेज के लिए आपने D में कितनी बार इस D को जोड़ा था? 4 टाइम्स D को जोड़ा था। उसी तरह से अगर आपको nth रिफ्लेक्शन के बाद वाली इमेज के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? एक बार कम D को इसमें ऐड करेंगे। तो ये एक जनरल फार्मूला है जिसको लेकर आप किसी भी नंबर की इमेज के बारे में पता लगा सकते हैं इस फार्मूले से। लेकिन इस फार्मूले के बारे में आप ज़रा 1-2 पॉइंट और याद रखिए, ध्यान रखिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जिससे पहला रिफ्लेक्शन ले रहे हो ऑब्जेक्ट की उस मिरर से दूरी ही होती है d। D क्या है? दोनों मिरर्स के बीच का गैप। n क्या है? जो सी वाली रिफ्लेक्शन के बाद वाली आपको इमेज देखनी है, 5वीं रिफ्लेक्शन, 10वीं रिफ्लेक्शन, 20वीं रिफ्लेक्शन, तो n की जगह वो 5, 10, 20 आप रख सकते हो। अच्छा, जैसे जिससे पहला रिफ्लेक्शन ले रहे हो पहला रिफ्लेक्शन जिससे ले रहे हो, तो पहली इमेज तो इधर बन जाएगी,
दूसरी इमेज फिर इधर बनेगी, फिर तीसरी इमेज इधर बनेगी, चौथी उधर बनेगी, पांचवी इधर बनेगी, छठी उधर बनेगी, सातवीं इधर बनेगी। एक पैटर्न देख पा रहे हैं आप? जिससे पहला रिफ्लेक्शन आप लेते हो उसके पीछे ऑड नंबर वाली इमेजेस बनती हैं, और जिससे आपने दूसरा रिफ्लेक्शन लिया उसके पीछे इवन नंबर वाली इमेजेस बनती हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 10th रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी वो कहाँ पर होगी, तो 10 क्या है? इवन है। आप इसमें सारी वैल्यूज़ रखिएगा, d + 10 - 1 कैपिटल D क्या रखिएगा? क्वेश्चन में जिससे दिया जाए पहला रिफ्लेक्शन उससे ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी होती है स्मॉल d, तो ये सब वैल्यूज़ रख दीजिए। मान लीजिए इससे आ गया 200 सेंटीमीटर, लेट ये आ गया। तो इस 200 सेंटीमीटर को आप कहाँ पर प्लॉट करोगे? आप क्या बताओगे कि ये जो 10th वाली जो इमेज है वो किस ओर बन रही है? किस ओर बनेगी 10th वाली इमेज? जिससे दूसरा रिफ्लेक्शन लिया उसके पीछे होगी 10th वाली इमेज, और ये जो 200 सॉल्व होकर आया ये दूरी उसी मिरर से पीछे होगी 200 सेंटीमीटर। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। जिससे पहला रिफ्लेक्शन लेते हैं उसके बैक साइड ऑड नंबर वाली इमेजेस बनती हैं, और जिससे दूसरा रिफ्लेक्शन लेते हैं उसके पीछे इवन नंबर वाली इमेजेस बनती हैं। तो अगर ये 10th वाली इमेज के बारे में पूछा जा रहा था और ये 200 आ गया, तो ज़रूर से 10th वाली इमेज यहाँ बनेगी, और ये जो 200 आया ना सॉल्व होकर, वो ये दूरी होगी 200, वो 200 ये होगा। सही है। जैसे आपसे पूछा जाए 15th रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, तो फिर से आप इस फॉर्मूले में n की जगह 15 रखोगे, तो I15 = D + 15 - 1 × कैपिटल D। सही है। और इसको सॉल्व करोगे, सपोज सॉल्व होकर ये आ गया 300, लेट। तो इस 300 को कहाँ पर प्लॉट करोगे? आप क्या बताओगे कि जो 15वीं इमेज है वो किस ओर बन रही है, और ये जो 300 सॉल्व होकर आया वो क्या है? देखिए 15th क्योंकि ऑड है, और ऑड वाली इमेजेस उस ओर बनती हैं जिससे पहला रिफ्लेक्शन लेते हो। तो पहला रिफ्लेक्शन अगर हमने इससे लिया तो इसके पीछे सारी ऑड वाली इमेजेस बनेंगी, यानी जो I15 है वो भी यहीं पर बनेगी, और ये जो दूरी सॉल्व होकर आई वो एग्जैक्टली ये दूरी है, ये डिफरेंस है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तो याद रखें ही, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है इसको भी याद रखिए। तो इफ़ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज़ दिस, इफ़ फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज़ ऑन दिस मिरर, तो इस ओर क्या होंगी? ऑड इमेजेस, ऑड इमेजेस इधर होंगी और इवन इमेजेस इधर होंगी। ठीक है। अगर पहला रिफ्लेक्शन इस मिरर से है तो इधर I1, I3, I5, I51, I101, और दूसरा रिफ्लेक्शन इससे था तो इधर I2, I4, I10, I100, I200, I50। ठीक है। तो जो दूरी सॉल्व होकर आ रही है वो आप कहाँ से प्लॉट करोगे? आपको पता चला ये बात? ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन इन दो प्लेन मिरर्स को लेकर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, वो ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर के बीच में नहीं बल्कि दो इंक्लाइंड मिरर के बीच में हो, ऐसे बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कुछ है, तो ऐसे में कितनी इमेजेस बनती हैं। और इस केस में एक और चीज़ हम लोग कर लेंगे कि अगर इस सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट चलने लगे, अगर यही ऑब्जेक्ट चल रहा होता और ये पूछा जाए कि बताइए 5वें नंबर की इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, 10वें नंबर की इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, तो हम लोग उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। बात क्लियर? चलिए भाई।